हेलो एवरीवन, आई एम मैक सोनी। आज हम अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जिन रामाचंद्रन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1922 में 1922 में हुआ और इनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर फिल्ड में एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग फिगर ये प्रोटीन स्ट्रक्चर फील्ड में है। और इनका जो ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन पर जब इनकी डिस्कवरी हुई, वो इन्होंने जब डिस्कवरी की इस पर, तो 1954 में नेचर में ये पब्लिश हुई। और इन्होंने इनका जो एनालिसिस था कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट का यूज़ किया था, उस कंट्रीब्यूशन को बहुत ही ज़्यादा नाम मिला। इसकी वजह से इन्हें बहुत उपलब्धि मिली। फिर जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पर ये लाइनस पॉलिंग से मिले और उनके काम जो कि अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर पर जो उनका मॉडल था, वो काम जब पब्लिश्ड हुआ तो उनके इस काम ने इनका अटेंशन अपनी ओर खींचा और कोलाजन की जो स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व करने के ऊपर इनका ध्यान आकर्षित किया। तो अब हम हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और कौन सी मेम्ब्रेन लेस होती है। ये क्वेश्चन बहुत हमसे पूछा जाता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, MNC, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, N फॉर न्यूक्लियस और C फॉर क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देन RBC एंड न्यूक्लियोलस। यहाँ RBC का मतलब रेड ब्लड सेल नहीं है। RBC मतलब R से राइबोसोम, B बेसल बॉडी, C सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन 7 के अलावा जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो गई। और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं। देन अपने चैप्टर पे आते हैं कि हम लोग कई बार जब आसपास देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से लिविंग थिंग लिविंग है और नॉन लिविंग है। तो जिस थिंग में सेल प्रेजेंट है मतलब वो लिविंग है, और सेल एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग है। अब बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, तो उनको हम लोग यूनिसेलुलर बोलेंगे। और जैसे कि हम लोग हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब हम लोग बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। देन सेल गैस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस में, उनकी लाइफ के जितने भी एसेंशियल वर्क होते हैं उनको परफॉर्म करने में। और अगर कोई भी लिविंग थिंग है तो सेल के बिना वो जिंदा रह ही नहीं सकते। अगर सेल है उनमें तो ही वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देन एंटोन वॉन लिवनहाक, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को देखा और उसके बारे में हमें बताया। रॉबर्ट ब्राउन, वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया। और जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, उसके बाद हम लोग सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में और अच्छे से उनको देख पाए, उनके बारे में स्टडी कर पाए। अब सेल थियरी, मैथियस स्लाइडेन जिन्होंने 1838 में वर्क किया था प्लांट सेल्स पर। ये जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट सेल पर वर्क किया और इन्होंने देखा कि प्लांट सेल्स में बहुत सारी सेल्स टिश्यू बना रही हैं। और उसी टाइम पर 1839 में एक जूलॉजिस्ट जो कि ब्रिटिश के थे, हमारे थियोडोर श्वान। तो हमारे जो साइंटिस्ट थियोडोर श्वान हैं, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल पर वर्क किया और उन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स में सेल्स के बाहर एक पतली सी थिन सी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको आजकल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ पर भी वर्क किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल्स में सेल्स के बाहर एक लेयर मिलती है, एक वॉल मिलती है, जिसको सेल वॉल हम बोलते हैं। और ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, दोनों ने मिल करके सेल थियरी को दिया। पर इनकी जो थियरी थी वो ये नहीं बता पाई थी कि नई सेल कैसे बनती है। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने फर्स्ट टाइम बताया कि पहले से प्रेजेंट जो सेल्स है वही डिवाइड करके नई सेल को बना रही है, जिसको ओमनीसेलुला ई सेलुला बोला। और रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडेन और श्वान के
जो सेल थियोरी थी उसको मॉडिफाई करके एक नई सेल थियोरी दी, मतलब उसी में ऐड करके कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, और जो नई सेल्स है वो पहले से प्रेजेंट सेल के डिवीज़न से ही बनती है। फिर हम लोग हमारे सेल का एक ओवरव्यू लेते हैं, जिसमें हम लोग प्लांट सेल के लिए ऑनियन पिल लेंगे और एनिमल सेल में हम लोग ह्यूमन चिक सेल लेंगे। तो जब हमने प्लांट सेल को देखा तो वही कि प्लांट सेल में बाहर की तरफ एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट थी उसी के नीचे उससे लगी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन थी पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा उसको यूनिसेलुलर उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही जो सेल को ऑक्यूपाई किए हुए सेल वॉल्यूम है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो ही मेन अरीना है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, और सेल की लिविंग स्टेट से रिलेटेड बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस यहीं पर होती हैं। और हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, लाइसोसोम और वैक्यूल। वहीं पर हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। हमारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके अलावा दो और ऑर्गेनेल्स, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर, और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो एनिमल सेल्स हैं उसमें सेंट्रियोल होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, जो जब हमारा सेल डिवीज़न होगा तो उसमें हेल्प करता है, उसमें काम आता है। ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, जबकि जो हमारी प्लांट सेल होगी उसमें सेंट्रियोल नहीं होगा। और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि जो सेल्स है वो उनके शेप, साइज़ और एक्टिविटीज़ के बेसिस पर बहुत ज़्यादा डिफ़र करती हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल जो 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, और बैक्टीरिया में 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और फिर जब हम लोग ह्यूमन में आते हैं, यूकैरियोटिक्स में आते हैं, तो यूकैरियोटिक्स में ह्यूमन की जो आरबीसी उसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर तक होता है, और लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल होगी। और हमारी जो सेल्स होती हैं वो शेप में बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है, जैसे ये सर्कुलर हो सकती है, रोड लाइक हो सकती है, कोमा शेप की हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है, इस तरह से डिफ़र करती है इनके शेप। और जो सेल्स हैं उनका शेप वो किस तरह का काम कर रही है उसके हिसाब से भी डिफ़र करता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।